ओम नमः शिवाय। आज कुछ अलग टॉपिक पे बात करने का मन कर रहा था, तो सब नोट्स निकाली तो मेरे हाथ में एक अद्भुत नोट्स आई जिसके बारे में मैंने बहुत अच्छा खासा अध्ययन किया था। तो मैंने सोचा कि चलो आज उस बात पे ही थोड़ा बहुत बातचीत किया जाए आपसे, और उसके पीछे का क्या लॉजिक है वो समझने की कोशिश भी करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ज्ञानगंज। आप में से कई लोगों ने सुना होगा नाम। कई लोग उसको ज्ञानगंज कहते हैं, कोई सिद्धाश्रम कहते हैं, कोई सांग्रीला कहते हैं, और न जाने कितने उसके अलग अलग नाम हैं। और इसके बारे में बहुत ही अद्भुत जब बातें आप लोग सुनते हैं तो आप लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जनरली ये बात जो है वो आपको कहाँ से सुनने को मिली है उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। जैसे कि आपको कहीं पे बुक पे मिल गया, या कोई भी आपने मास मीडिया जो है उस पे से मिल गया होगा, कोई साधक ने आपको बताया होगा, या कोई सिद्ध योगी, या कोई भी पहुंचा हुआ जो होगा उसके माध्यम से आपने सुना होगा। पर आप अगर उसको ज़्यादातर देखें तो दो जगह से या उससे भी ज़्यादा, पर ये दो जगह पे ज़्यादा फोकसिंग होता है। जो एक सिद्ध सिद्ध संत हो गए विशुद्धानंद जी के, उसके रेफरेंस में बहुत कुछ ज्ञानगंज के बारे में सुना जाता है, जानने को मिलता है। जो कि जिसने एक सूर्य विज्ञान करके, जो एक आगे भी वीडियो के अंदर मैंने सूर्य विज्ञान का स्वर्ण क्रिया के अंदर उसका इम्पोर्टेंस और कैसे गिरी जाती है उसके बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था। और ये जो ज्ञानगंज है उसके बारे में अगर इंटरनेशनली किसी ने ज़्यादा भी उसको डेवलप किया तो कोई एक अंग्रेज था। उसने अपनी बुक में वो ज्ञानगंज का पूरा रेफरेंस दिया जो उसका खुद का अनुभव था। ऐसा कुछ आप जानते हो तो अगर मेरा वीडियो जब आप देखते हो तो उसमें कुछ अलग ही जानना वो एक महत्व रहता है कि क्यों इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए उस मुद्दे पे चलते हैं कि मैंने एक ज्ञानगंज के बारे में बोलने का क्यों सोचा। तो यहाँ पे मुझे जैसे ही मैंने ये सब नोट्स लिखी थी तो उस टाइम पे मैंने लिख के रखा था, और आज मैं आपके साथ शेयर करने में बहुत ही आनंद होता है कि देखिए वो जो अंग्रेज था उसने अंदर सब एविडेंस रखा है। इन ब्रीफ में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जानने वाले जानते हैं, नहीं जानते उसको शायद पता नहीं होगा। वो अंग्रेज ने अपनी बुक में लिखा है ज्ञानगंज जाने का पूरा विवरण। यानी वो एक बार क्या हुआ, हिमालय में घूम रहा था तिब्बत की साइड पे, और घूमते घूमते अचानक से वो ज्ञानगंज में पहुंच गया। वहाँ पे उसके अनुसार कुछ 2 दिन या हफ्ता भर रहा। वो आश्चर्यचकित हो गया और अपने आप ही वो ज्ञानगंज से बाहर भी आ गया। तो सब लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे इतना स्टोरी सुना होगा और बाद में ज्ञानगंज क्या है करके सुन के उन्होंने बात को भूल गए होगा। यहाँ पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, रिसर्च रिसर्च कैसे करेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप और हम एक संस्कृति से जुड़े हैं जिसको इन सब चीज़ों से लेना देना है। अंग्रेज को कुछ लेना देना भी नहीं है, फिर भी उसके साथ ये चमत्कार हुआ। तो क्यों हुआ, अभी उसका रेफरेंस चेक करें। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता था कि एलिजिबिलिटी, हर एक चीज़ कोई बाय मिस्टेक नहीं होता है। कोई लोग ऐसा सोचे कि बाय मिस्टेक पहुंच गया होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे फैक्टर काम करता है एलिजिबिलिटी। आपने कई बार कई गुरु से या संत से जब आप उसके बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाते हो तो वो आपको बताता है कि भाई अभी आपका समय नहीं आया। मेरा एक मित्र है, मेरे बहुत ही क्लोज मित्र है, वो इस आध्यात्मिक लाइन में बहुत पहुँचे हुए भी है। उससे जब बात करते थे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने उसको 2-3 बार पूछा था कि तुम कहाँ पे अटके हो। तो उसने मुझे बताया कि कुछ नहीं, जो बड़े बड़े लोग हैं, पहुँचे हुए लोग हैं, उससे मिलना होता है तो वो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया। तो मैं हंस पड़ता था। मैं इसलिए हंस पड़ता था क्योंकि देखिए, ये एक लॉजिक होता है। मैं पहले भी बोला है, यहाँ पे भी बोलता हूँ कि जब तक आप एलिजिबल, वो तो मैं भी बोलता हूँ ना कि जब तक आप एलिजिबल नहीं हो कोई भी चीज़ के लिए, तो बहुत बड़ी बात है आध्यात्मिक लेवल पे। वो कोई भी छोटी भी चीज़ ले लो तो उसमें जब तक आप एलिजिबल नहीं होते हो तब तक उसका परिणाम आपको मिलने की संभावना न के बराबर है। तो चलिए फिर मुद्दे पे आ जाते हैं। तो मैं ये यहाँ पे ये कहना चाहता था कि जो जो भी सिद्ध लोग हैं वो लोग आपको क्या कहेंगे, अभी समय नहीं आया। तो यहाँ पे मैं इसका सीधा मतलब ये निकालता हूँ, या आप भी निकाल सकते हो, कि जब तक समय नहीं आता है तब तक हम क्या करें। तो जब तक समय नहीं आता है तब तक आप अपने हिसाब से जो भी साधना में हो उसमें डटे रहिए, या फिर आप एकदम निश्चिंत होके
एकदम निश्चित, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप एकदम निश्चिंत हो के आप अपनी जो सांसारिक क्रिया है वो करते रहिए। क्यों? क्योंकि वो जो फॉरेनर था उसके अंदर तो मेरे हिसाब से तो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बनती नहीं है जो आध्यात्मिक लेवल पे बताई जाती है। ठीक है, जैसे आप बोलोगे क्लेरिफाई करो, तो मैं यहाँ पे ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि उसको तो ज्ञानगंज क्या है वो पता नहीं था, ये ना ही तो हमारा जो भी रूल्स रेगुलेशन जो हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, जो जन्म जन्म हम लोग पढ़ते हैं या हमारा गुरु लोग बोलते हैं आप अच्छे इंसान होने चाहिए, अच्छे मन की सोच होनी चाहिए, आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ये सब तो वो कहाँ पे था? और ज्ञानगंज में जाने के बाद भी वो नहीं था, मैं लिख के देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर काम आए? यहाँ पे वो फैक्टर काम आए एलिजिबिलिटी। उसका एलिजिबिलिटी हो गया तो उसके बाद ये सब फैक्टर्स काम नहीं करते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपकी एक रेंज आ जाती है उसके बाद कोई भी फैक्टर्स जो है वो काम नहीं आते। हालांकि वो अलग बात है कि वो एलिजिबिलिटी तक पहुंचने के लिए हमारे जो धर्म ग्रंथ में या धर्म गुरुओं ने जो बताया है, जैसे ये मैंने बताया मन का ये सब, तो वो सब जरूरी है, वो करने से हमारी गति तीव्र होती है। तो ये बात यहाँ पे मैं बताना आपको चाहता था। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पे अभी जैसे हमने बता दिया, मेरा एक मित्र था, उन्होंने जब सब अच्छे अच्छे जो पहुंची हुए लोगों से उससे मिलते थे तो बोलते थे तुम्हारा समझ नहीं आया। तो मैंने उसको यही बोला तो अब क्या करोगे, ये एकदम सत्य घटना है। तो वो बोले बस समय व्यतीत, एकदम निश्चिंत होकर समय व्यतीत करता था। तो ये भी एक तरीका है, अपने आप अढाक श्रद्धा रखिए और अपना समय आने दीजिए, आप प्रतीक्षा करिए। और दूसरा ऑप्शन क्या है, जैसे मैंने बताया, आप अपने हिसाब से संसारिक कार्य करते रहे और उसके साथ अपनी तरह से धर्म भक्ति करते रहे। तो जब ये दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, दूसरा बेस आता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा हिंट देना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले शरीर की शुद्धि जरूरी है, शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि। ठीक है, देखिए हमारे पास दो ही चीज़ है, शरीर और मन, और इन दोनों से मिलके आत्मा, दोनों के बीच की कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो आत्मा को अपग्रेड करने के लिए आपको ये दो चीज़ की शुद्धिकरण करनी जरूरी है, जैसे शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि। अच्छा, ये दोनों की शुद्धि आप करने के लिए आपके पास 4 प्रक्रिया है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से जो भी हो या आपने कहीं पे भी पढ़ा हो, पर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अध्ययन करने के बाद मैंने निकाला है कि आप अगर शरीर की और मन की शुद्धि करना चाहते हैं तो आपके पास जो अलग अलग पाथ है उसमें से एक पाथ है मंत्र। आप जो भी मंत्र को मानते हो उस मंत्र को ध्यान में रखते हुए आप उसका सतत मनन रटन करते रहिए। उसका जो भी तरीका हो उसमें हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। दूसरा, आपको पता चलेगा कि ध्यान करिए, सिर्फ ध्यान से। ठीक है, तीसरा, एकदम इजीएस्ट वे में आपको बताता हूँ, आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आयुर्वेदिक के अंदर ऐसी ऐसी वनस्पति, आगे भी मैंने बताया था, आयुर्वेदिक में ऐसी ऐसी वनस्पति है जिसके द्वारा शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि क्षण मात्र से ही हो जाती है। तो ये एकदम सबसे ज़्यादा और सबसे सटीक उपाय ये आयुर्वेदिक ही है, जिसके द्वारा हम मन की शुद्धि और शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। ठीक है, और चौथा है साधना। साधना के अंदर बहुत सारे प्रकार है, उसमें हम नहीं जाएंगे, जैसे हठ योग है, कर्म योग है, बहुत सारी साधना है, उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो इसके माध्यम से जब आप अपना शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि कर लेंगे तो उसके बाद जब आपकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी किसकी ओर, ये सब जो बताया, सिद्धाश्रम है जिसको एक ही नाम है, जैसे सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज, सांग्रीला, इस जगह पे आप आसानी से जा सकते हो या उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। अच्छा, उसका जानकारी लेने का या जाने का भी दो माध्यम है। एक माध्यम है सदेह और दूसरा है सूक्ष्म, यानी स्थूल और सूक्ष्म। देखिए 99.9% जहाँ तक बात आती है वो सूक्ष्म रूप से ही ये सब चमत्कारिक चीज़ों की जगह पे जाने के बारे में बताया गया है। स्थूल शरीर से जाने वाले बहुत ही कम लोग हैं, पर यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही कैटेगरी बता दी। और एक बात यहाँ पे मुझे क्लियर करने का मन कर रहा है कि शॉर्टकट करना बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट बोलेंगे, इसमें कहाँ से शॉर्टकट आता है? तो शॉर्टकट में ऐसे आता है कि मुझे आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देने का मन कर रहा है, और एग्जांपल ऐसा है कि एक चलिए उससे पहले क्लैरिफिकेशन करते हैं। क्लैरिफिकेशन क्या होता है कि हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अभी हमें अपने आप को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। ये क्रिया आप बाद में करिएगा, सबसे पहले ये बात मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखिए, वो है अपने आप को चेंज करना। कैसे अपने आप को चेंज करने का मतलब क्या है? जैसे गुरु
गुरु शब्द आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि जंगल में रहने वाला, कुटिया में रहने वाला, भगवा वस्त्र धारण करने वाला, लंबी दाढ़ी रखने वाला, ऊपर जटा रखने वाले को हम गुरु एक अपनी कल्पना में रखते हैं। ऐसा नहीं है। आज की डेट के अंदर जो गुरु है वो हमारे संसार के अंदर हम जैसे ही बन के रहते हैं, उसको पकड़ना और पहचानना आने चाहिए। कई कई बार क्या होता है, जब हमारी बातें होती है तो बहुत अच्छा लगता है, पर वो जो अपने सामने आ जाते हैं तो बोलते हैं अच्छा ये था, उसकी इमेज में तुरंत ही जीरो हो जाती है। तब वो भूल जाता है कि इसका ये जो नॉलेज है, तो नॉलेज से आदमी गुरु बनता है, उसके अनुभव से बनता है, उसके चमत्कार से बनता है। तो आप ये पहले सोच चेंज करिए कि गुरु क्या होता है, अपनी एक परिभाषा को चेंज करिए। गुरु एक जो मैंने आगे बताया वो तो है, पर आज की डेट में वो कहाँ पे मिलेगा? तो आज का गुरु संसार में रह के ही संसारिक क्रिया को ध्यान में रखते हुए ये सब तत्व विज्ञान या आध्यात्मिक विज्ञान के अंदर उसने अपने हिसाब से एक जगह प्राप्त की होती है, एक लेवल प्राप्त किया होता है, जिसके माध्यम से वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आप बोले कि बस वो चमत्कार नहीं करता है, वो चमत्कार इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसको समाज के दायरे में रहना है। ठीक है, तो पहले तो एक लॉजिक मैंने आपको ये बताया कि गुरु के बारे में अपनी परिभाषा चेंज करिए, उसके बाद स्थूल शरीर और मन जो है उसका शुद्धिकरण करिए, तब जाके मेरे हिसाब से एलिजिबल हम बनते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे और एक बात याद रखनी है कि जितना भी आप क्वालिफाई हो गए उसमें सोच का चेंज और एक करना पड़ेगा। और एक सोच क्या होती है, हमारे आसपास में सबको हर एक चमत्कार सतत निरंतर होते रहते हैं, हमें सिर्फ उसको देखने की दृष्टि डालनी है और सोचने की जो तरीका है उसको चेंज करना है। से फॉर एग्जांपल, मैं जब हिमालय गया था, जब टाइम मिला और मौका मिला तो मैं कुछ सोच रहा हूँ कि हिमालय का मेरा अनुभव करके कुछ लौटने का सोच रहा हूँ, जहाँ पे मेरा खुद का जो भी एक्सपीरियंस है वो डालेंगे। चलिए उसके ऊपर नहीं जाते, पर फिर भी जो अभी मुद्दा है उसके ऊपर ही रहते हैं कि मैंने क्या बोला। कहने का तात्पर्य यही, या मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्ञानगंज या सांग्रीला घाटी या सिद्धाश्रम जिसको बोला है, वो एक के बारे में ही विवरण दिया है। आप पूरा हिमालय जो है वो खुद अपने आप में ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम या तो सांग्रीला है। आप समझ लो बात को, सिर्फ आपको दिव्य दृष्टि चाहिए। अगर आपके पास दिव्य दृष्टि है तो आप सब देख सकते हैं। आपकी दिव्य दृष्टि चाहिए तो मैं उसके ऊपर फिर से मुद्दे पे आता हूँ। तो जब मैंने हिमालय का विजिट, हिमालय में गया था अमरनाथ, तो उस टाइम पे मैंने खुद ने, वो बाद में सोचेंगे, पर मैं अभी जो बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि सोचने की और देखने की दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। और ये हिमालय के ऊपर हर एक कण के अंदर सिद्धाश्रम और ज्ञानगंज और सांग्रीला घाटी छुपी हुई है। सिर्फ देखने मात्र से भी आप उसको महसूस कर सकते हो या पा सकते हो। तो मैं फिर से बोलता हूँ कि जब मैं हिमालय में जब गया था, तो जो गए हो उसको पता होगा कि वहाँ पे अमरनाथ गुफा के जाने के लिए दो रास्ता है, एक है पहलगाम और दूसरा है चंदनवाड़ी। ये चंदनवाड़ी क्या बोले अपना, ये इधर से जाते हैं ना, तो वहाँ से जब मैं निकला था बालताल से, ठीक है, तो बालताल और पहलगाम दो रास्ता है। तो मैंने क्या किया था, पहलगाम से निकल के रिटर्न बालताल से निकल गया था। तो जब मैं पहलगाम से निकला तो वहाँ पे खुलेआम सब बताया गया है। अगर आप ध्यान से देखो और उस टाइम पे दिव्य दृष्टि आप डालो तो आपको पता चलेगा। से फॉर एग्जांपल, एक जो एरिया वहाँ पे है हिमालय में, चंदनवाड़ी, ठीक है। क्यों चंदनवाड़ी रखा भाई? एक्चुअली देखो तो हिमालय के अंदर मुझे याद आ रहा है कि जब मैं गया था तो वहाँ पे जो लोग हैं उसके साथ जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला था कि साहब आप लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, यहाँ पे क्या है, पत्थर और बर्फ के सिवा क्या है, आप बताओ। आप समझे? तो दिव्य दृष्टि की बात चले फिर से मुद्दे पे आ जाए तो वही पत्थर और बर्फ के अंदर एक जगह का नाम रखा है चंदनवाड़ी, ठीक है। एक जगह का नाम रखा है नागकोटी। कोटि का मतलब होता है सहस्त्र, सहस्त्रनाग जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। और एक जगह है शेषनाग, एक जगह का नाम दिया है पंचमढ़ी, ठीक है। तो ये पंचतोरण, ये सब बहुत सारे अंदर नाम से वो एरिया जानी हुई है। जैसे आप सहस्त्रनाग पे चले जाए, सहस्त्रकोटि, ये नागकोटि जिसको बोलते हैं, वहाँ पे एक रमणीय सरोवर है और न जाने कितने सरोवर है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर आप सिर्फ वहाँ पे 2 सेकंड भी खड़े रह के आप अगर अपनी अंतरात्मा से अपनी सोच को चेंज करके अगर आपने देखने की कोशिश की होती या करते, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वहाँ पे भी, यानी हिमालय का कोई भी कोना ले लीजिए, तिब्बत तक, या आप उसके ऊपर भी चले जाइए, कहीं पे भी आप हिमालय में देखोगे
तो सांग्रीला या ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम का आप खुद भी एहसास कर सकते हो, अनुभव भी कर सकते हो। तो तीसरी या चौथी बात ये थी कि आप अपनी सोच को चेंज करिए। अगर सोच को चेंज करने के बाद अब अगर आप जाओगे ढूंढने तो ये सब आपको दिखेगा। आश्चर्यचकित होने वाली बात भी है और नहीं भी है। तो ये आप ध्यान रखिए और आप सोचिए कि सिर्फ ये एक ही चीज़ जो अंग्रेज ने देख ली या ये एक ही चीज़ जो हमारे सिद्ध गुरुओं ने हालांकि देखी हुई सब चीज़ें, पर उसमें से एक ही चीज़ ज्ञान उद्गन या सिद्धाश्रम या सांगरी के बारे में जब इतना सारा मार्क उसका प्रचार हो गया, तो ये जो मैंने नाम लिया है उसके बारे में तो कभी कुछ खुला ही नहीं। आप सोचो, या तो ऐसी सी जगह है जिसके बारे में हम सिर्फ स्टोरी में जानते हैं और सोचते हैं कि चलो ये तो स्टोरी था, एक बार गणेश जी मिले, ये मिले, वो मिले, पर उसके पीछे भी एक कारण है और वो दिव्य दृष्टि देने की कोशिश कर रहे हैं, हमें वो सोच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी कथा के अनुसार हमारे पास जो बताने की कोशिश की गई है उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई, ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि आप अपनी सोच को उस लेवल तक ले जाओ और फिर सोचो। और उस टाइम से जब आप ये तरीके से सोचने का चालू करोगे तो मुझे विश्वास है, आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि मैं और आप जैसे सामान्य लोग भी हर एक जगह पे, यहाँ तक हिमालय के कोई भी कोने में इस चीज़ के दिव्य दर्शन कर सकते हैं, ऐसी स्थल के दिव्य स्थल के दर्शन भी कर सकते हैं। और ये सब जगह पे तो ये जो सिद्ध योगी है वो घूमते रहते हैं ना, वो सूक्ष्म रूप से घूमते रहते हैं या स्थूल रूप से घूमते रहते हैं। तो आप क्या मानते हो, स्थूल रूप से जब घूमते हैं तो वो वही अपना भगवा वस्त्र नहीं, वो नहीं होता है, भगवा वस्त्र नहीं होता है। मैं फिर से बोलता हूँ, वो मैं यहाँ तक बोल सकता हूँ कि जब आप वो यात्रा करते हैं अमरनाथी, तो वो लोग हमारे साथ ही घूमते हैं। आप लिख लो ये बात। और हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो लोग हमें हेल्प करते ही रहते हैं। ठीक है, ये बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी क्योंकि वो तो मैं सोच रहा हूँ कि अलग से एक पूरा एपिसोड बनाने का सोच रहा हूँ। जब समय और संजोग मिला तो करेंगे कि मेरी हिमालय की एक अनुभव, तो उसमें जो भी मेरा अनुभव रहा वो बाद में शेयर करेंगे अगर समय ने चाहा तो। पर आज तो जब ये मैंने सुना और सोचा और मेरे पास से जब नोट्स निकली तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा बहुत ज्ञानगंज के बारे में बोल दूँ। हालांकि ज्ञानगंज के बारे में उसके अंदर मैं चाहूँ तो बोल सकता था कि ज्ञानगंज के अंदर क्या क्या है और क्या क्या होता है, ठीक है, पर मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि उसके बारे में तो ढेरों सारे बुक्स, वीडियोस और अपने सबके अनुभव पड़े हैं। फिर भी आप लोगों का अगर कमेंट आए तो ज्ञानगंज क्या है उसका भी बारे में भी कमेंट या आप डालेंगे तो मैं सोचूंगा, और ज्ञानगंज क्या है और हम उसमें से क्या प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में भी कोशिश